दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों हम विविध से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग दोस्तों हिस्ट्री के प्रश्नों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों को, इकोनॉमिक के प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को दोस्तों हम लोगों ने ध्यानपूर्वक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पुस्तक का लास्ट पार्ट देख रहे थे दोस्तों और विविध से संबंधित प्रश्नों को हमारा देख रहे थे। वह है हमारा लास्ट पार्ट इस पुस्तक से संबंधित। 2015 तक हम लोगों ने दोस्तों लगभग प्रश्नों को कवर कर लिया है विविध से संबंधित, और 2015 में हमारा लास्ट प्रश्न है जो कि हमारा 14वां प्रश्न होगा। इस प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आइए 2015 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 2015 में पूछा गया 14वां प्रश्न। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा देखिएगा, कह रहा है कि किसानों को दोस्तों गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना है हमारा दोस्तों सीड विलेज कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट को याद रखेगा। फिर देखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ऑप्शन बी हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि किसानों को दोस्तों गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, ठीक है, और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या दोस्तों हम इस प्रश्न की देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या रहा दोस्तों हमारा कि बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है दोस्तों किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना है। बीज ग्राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह निम्नवत दिए गए हैं। ठीक है, एक बार और पढ़िएगा कि बीज ग्राम संकल्पना दोस्तों यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट का जो प्रमुख उद्देश्य है वह किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना है। बीज ग्राम से जो संबंधित हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह निम्न दिए गए हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय बीज नीति यानी कि 2002 में बीज ग्राम की संकल्पना को विकसित करने की बात की गई है। क्या है, राष्ट्रीय बीज नीति हमारी दोस्तों 2002 में बीज ग्राम की संकल्पना को विकसित करने की बात की गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि मूलतः दोस्तों यह अवधारणा तमिलनाडु में विकसित हुई है जहां दोस्तों इसका इस्तेमाल किसानों को वहनीय लागत पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने में किया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि मूलतः दोस्तों यह अवधारणा हमारा तमिलनाडु में विकसित हुई है जहां दोस्तों इसका इस्तेमाल किसानों को वहनीय लागत पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने में किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरी तरीके से सीड विलेज कॉन्सेप्ट को जो भी हमारी व्याख्या दी गई थी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों, हम 2014 के प्रश्नों को देखेंगे 2014 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 2014 में हमारे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसमें जो हम सही आंसर मार्क करेंगे वह दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पढ़ेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दोस्तों तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास।
ठीक है, क्या है, तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दोस्तों तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका काल था दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों इसके दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसार तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका काल था 2012 से लेकर 2017 तक, इसका मुख्य उद्देश्य था इसके दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसार तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था दोस्तों तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। उल्लेखनीय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि की दर हमारी 7.9% रही, जो लक्ष्य दोस्तों 9% से कम व 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त 7.6% की वृद्धि दर से थोड़ी हमारी क्या है, ज़्यादा रही है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य उद्देश्य इसके दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसार तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। और फिर कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। उल्लेखनीय है दोस्तों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर 7.9% रही, जो दोस्तों लक्ष्य 9% से कम व 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त 7.6% की वृद्धि दर से थोड़ी ज़्यादा रही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे हमारा ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़िए, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, पढ़ेंगे। कह रहा है कि ब्रिक्स के रूप में दोस्तों ज्ञात देशों के एक समूह संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। फिर पढ़िएगा कि ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में दोस्तों अंत में शामिल हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिएगा फिर से। कह रहा है कि ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था। और सेकंड कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में दोस्तों अंत में शामिल हुआ था। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, यह पॉइंट हमारा याद रखिएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि फर्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और देखिएगा कि ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। सेकंड जो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में दोस्तों अंत में शामिल हुआ, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसके ऑप्शन देखेंगे और दोस्तों व्याख्या को भी हम देखेंगे, जो कि हमारा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। तो इसमें हम ऑप्शन सही मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़िए, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि ब्रिक्स दोस्तों तत्कालीन ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को दोस्तों रूस के यकातेरिनबर्ग नामक स्थान पर हुआ, ना कि रियो डी जेनेरियो में। इसमें दोस्तों 4 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने हिस्सा लिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखिएगा, कह रहा है कि ब्रिक्स दोस्तों तत्कालीन ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को और रूस के यकातेरिनबर्ग नामक स्थान पर हुआ, ना कि रियो डी जेनेरियो में। इसमें दोस्तों 4 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने हिस्सा लिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़िएगा,
कि ब्रिक्स दोस्तों तत्कालीन ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के यकातेरिनबर्ग नामक स्थान पर हुआ, ना कि रियो डी जेनेरियो में। और इसमें दोस्तों 4 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने हिस्सा लिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि ब्रिक्स का तीसरा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2011 में चीन के सान्या शहर में हुआ और दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन द्वारा शामिल हुआ था। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट भी दिया गया है। फिर देखिएगा कि ब्रिक्स का तीसरा शिखर सम्मेलन दोस्तों अप्रैल 2011 में चीन के सान्या शहर में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन द्वारा शामिल हुआ था। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश है। अतः दोस्तों केवल कथन 2 सही है। ब्रिक्स के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है ब्रिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, देखिए। कह रहा है दोस्तों हमारा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, चलिए देखिए कि दोस्तों ब्रिक्स हमारा 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, जहां विश्व भर की 43% आबादी रहती है, जहां की जीडीपी विश्व की 37% है और विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 17% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, जहां विश्व भर की 43% आबादी रहती है, जहां की जीडीपी विश्व की 37% है और विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 17% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि ब्रिक्स शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन सॉक्स के चेयरमैन जिम ओ'नील द्वारा अपने वैश्विक आर्थिक पत्र दी वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक्स यानी कि ब्रिक में किया गया, जिसमें आर्थिक विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय में दोस्तों ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से विश्व के आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा और अगले 50 वर्षों में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरेंगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों वर्ष 2001 में गोल्डमैन सॉक्स के चेयरमैन जिम ओ'नील द्वारा अपने वैश्विक आर्थिक पत्र दी वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक्स ब्रिक्स में किया गया, जिसमें आर्थिक विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से विश्व के आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा और अगले 50 वर्षों में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरेंगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है ब्रिक्स के संदर्भ में, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ब्रिक्स का दोस्तों जो 8वां शिखर सम्मेलन है वह अक्टूबर 2016 में भारत के पणजी, गोवा में आयोजित किया गया और भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस शिखर सम्मेलन का ध्येय वाक्य था उत्तरदायी, समावेशी तथा सामूहिक समाधान निरूपित करना, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि ब्रिक्स का 8वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2016 में भारत के पणजी, गोवा में आयोजित किया गया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस शिखर सम्मेलन का ध्येय वाक्य था उत्तरदायी, समावेशी तथा सामूहिक समाधान निरूपित करना, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2014 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 2014 में पूछा गया तीसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। 2014 में पूछा गया हमारा तीसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा दोस्तों कि हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला दोस्तों जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया, मूलतः दोस्तों किस देश से शुरू हुई, ठीक है। फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे दोस्तों हम लोगों ने अरब स्प्रिंग नाम दिया था, मूलतः दोस्तों किस देश से क्या है शुरू हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। फिर से देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया, मूलतः दोस्तों किस देश से क्या है शुरू हुई है, ठीक है। फिर पढ़िएगा कि हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया, मूलतः दोस्तों किस देश से शुरू हुई। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे, वह है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम ट्यूनीशिया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिएगा, एक बार और पढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया, मूलतः दोस्तों किस देश से शुरू हुई। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ट्यूनीशिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। व्याख्या देखिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों कि मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में सत्तावादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध अरब स्प्रिंग नामक जन विद्रोह श्रृंखला शुरू हुई
थी। ठीक है, देखिएगा फिर देखिए कि मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में सत्तावादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध अरब स्प्रिंग नामक जन विद्रोह श्रृंखला शुरू हुई थी और इसका आरंभ दोस्तों उत्तरी अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया से दिसंबर 2010 से हुआ था। ठीक है, जहां दोस्तों इसे जैस्मिन क्रांति यानी कि जैस्मिन रेवोल्यूशन नाम दिया गया था और विद्रोहियों ने दोस्तों शीघ्र ही देश के सुरक्षा बलों को पराजित कर दिया एवं जनवरी 2011 में राष्ट्रपति दोस्तों जिनाय अबिदीन बिन अली को इस्तीफा देने एवं देश छोड़कर भाग जाने को मजबूर कर दिया। जनवरी 2011 में दोस्तों मिस्र की होस्नी मुबारक सरकार के खिलाफ भी व्यापक जन विद्रोह फूट पड़ा। धीरे धीरे यह क्रांति अन्य उत्तरी अफ्रीकी देशों एवं मध्य पूर्व के देशों में भी फैल गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ेंगे कि मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों सत्तावादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध अरब स्प्रिंग नामक जन विद्रोह श्रृंखला शुरू हुई थी और इसका आरंभ उत्तरी अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया से दिसंबर 2010 से हुआ था। ठीक है, जहां दोस्तों इसे जैस्मिन क्रांति नाम दिया गया था। विद्रोहियों ने शीघ्र ही देश के सुरक्षा बलों को पराजित कर दिया एवं जनवरी 2011 में राष्ट्रपति जिनाय अबिदीन बिन अली को इस्तीफा देने एवं देश छोड़कर भाग जाने को मजबूर कर दिया। जनवरी 2011 में मिस्र की होस्नी मुबारक सरकार के खिलाफ भी व्यापक जन विद्रोह फूट पड़ा और धीरे धीरे यह क्रांति दोस्तों याद रखें अन्य उत्तरी अफ्रीकी देशों एवं मध्य पूर्व के देशों में भी फैल गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अरब स्प्रिंग के संदर्भ में व्याख्या आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन डी यानी कि ट्यूनीशिया। प्रश्न में पूछा जा रहा था कि हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश से शुरू हुई, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। इसकी व्याख्या भी हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब बढ़ेंगे 2014 में जो हमारे आगे के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में व्याख्या भी दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलिए क्योंकि व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए 2014 में पूछे गए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखेंगे 2014 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ कार्यक्रम और परियोजना दिए गए हैं और उनसे संबंधित मंत्रालय। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला कार्यक्रम है हमारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, जो कि संबंधित है कृषि मंत्रालय से। फिर कह रहा है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो कि संबंधित है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। फिर कह रहा है दोस्तों वर्षापूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना जो कि संबंधित है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कार्यक्रम और परियोजना और उनसे संबंधित मंत्रालय हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो कि दिया गया है कृषि मंत्रालय। फिर कह रहा है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो कि दिया गया है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। फिर कह रहा है कि वर्षापूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि कोई भी कार्यक्रम हमारे सही सुमेलित नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी। इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, पढ़िएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि सूखे की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि डीपीएपी शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था जन संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण, भूमि सुधार, मृदा तथा मृदा आर्द्रता का संरक्षण, सामाजिक वानिकी पर बल, डेयरी फार्मिंग का विकास आदि है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि सूखे की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि डीपीएपी शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जन संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण, भूमि सुधार, मृदा तथा मृदा आर्द्रता का संरक्षण, सामाजिक वानिकी पर बल, डेयरी फार्मिंग का विकास आदि है। और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए
कह रहा दोस्तों सेकंड पॉइंट देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम दोस्तों 1977-78 में शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया और यह दोस्तों 7 राज्यों यानी कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में शुरू किया गया। इन राज्यों में दोस्तों शुष्क एवं क्या है शीत मरुस्थल हैं और शुष्क मरुस्थलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 75:25 है। ठीक है, जबकि शीत मरुस्थल में दोस्तों पूर्ण हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है मरुस्थलीय इलाकों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, रोजगार के अवसरों का सृजन, गरीबी तथा निरक्षरता को दूर करना तथा जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यह भी दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग से संबंधित है। ठीक है, फिर से पढ़िएगा कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया और यह 7 राज्यों यानी कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में शुरू किया गया। इन राज्यों में दोस्तों शुष्क एवं शीत मरुस्थल हैं। शुष्क मरुस्थलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 75:25 की है, जबकि शीत मरुस्थल में पूर्ण हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है मरुस्थलीय इलाकों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, रोजगार के अवसरों का सृजन, गरीबी तथा निरक्षरता को दूर करना तथा जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। यह भी दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, जबकि दोस्तों हमारी राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, जबकि राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे दोस्तों 2013 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए 2013 में पूछे गए प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि नालसा के बारे में दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़िएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका उद्देश्य है दोस्तों समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह देश भर में दोस्तों विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। दोनों पॉइंट हमारे याद रखिएगा, फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो दोस्तों हम मार्क करेंगे वह हम मार्क करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो यह पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि यह देश भर में दोस्तों विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर से एक बार और पढ़ लीजिए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका उद्देश्य है दोस्तों समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों हमारा नालसा के संदर्भ में दोनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या दी गई है। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या को। ठीक है, चलिए देखिए, दोस्तों पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, देखिए, पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक। देखिए, कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि दोस्तों नालसा के संदर्भ में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिसंबर 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। और इसका उद्देश्य लोक अदालतों का आयोजन कर समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना तथा मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। ठीक है, फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि दोस्तों नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए
5 दिसंबर 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य है लोक अदालतों का आयोजन कर समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना तथा मामलों का दोस्तों सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। फिर पढ़िएगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कह रहा है हमारा कि दोस्तों हमारा फिर से एक बार और देखिएगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिसंबर 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य है लोक अदालतों का आयोजन कर समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना तथा मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। ठीक है, चलिए इसके संदर्भ में आगे के जो पॉइंट दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सहायता हमारा क्या है, पूर्णतः निःशुल्क होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नीतियां एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि इसके साथ ही दोस्तों जिले के स्तर पर विधिक सेवा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। संबंधित जिले के जिला जज के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नालसा के संदर्भ में जो भी पॉइंट दिए गए हैं फिर से एक बार पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिसंबर 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों लोक अदालतों का आयोजन कर समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना तथा मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सहायता दोस्तों पूर्णतः हमारी निःशुल्क होती है। सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नीतियों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कि इसके साथ ही जिले के स्तर पर विधिक सेवा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। और याद रखें कि संबंधित जिले के जिला जज के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अब 2012 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2012 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि हाल के तत्वों के एक वर्ग जिसे दोस्तों दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं, इसकी कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है, क्यों? फिर पढ़िएगा कि हाल के तत्वों में एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं, इसकी कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है, क्यों? ठीक है, फिर देखिएगा कि हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं, इसकी कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है, क्यों? चलिए जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको देखेंगे ध्यानपूर्वक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि दोस्तों चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या है? चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सेकेंड पॉइंट कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। और थर्ड कह रहा है कि दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक हैं और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं, इसकी कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है, क्यों? तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक हैं और इन तत्वों की मांग दोस्तों बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, सेकेंड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया, ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अब बढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़िए, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा दुर्लभ मृदा जो है या आवर्त सारणी में ज्ञात दोस्तों 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का क्या है, एक प्रमुख समूह है। ठीक है, प्रमुख रूप से दोस्तों लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और दोस्तों इट्रियम को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि दुर्लभ मृदा दोस्तों आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है और प्रमुख रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व
और स्केनेंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। एक बार और पढ़िएगा। दुर्लभ मृदा दोस्तों आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है और प्रमुख रूप से दोस्तों लैंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्केनेंडियम और दोस्तों इट्रियम को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न के विकल्पों के संदर्भ में जो तथ्य दिए गए हैं वह निम्नवत हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि चीन हमारा अकेले दुर्लभ मृदा धातु की वैश्विक आपूर्ति के 37% के लिए क्या है, जिम्मेवार है। ठीक है, फिर देखिएगा कि चीन दोस्तों अकेले हमारा दुर्लभ मृदा धातु की वैश्विक आपूर्ति के 37% के लिए क्या है, जिम्मेवार है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि में दोस्तों इसके व्यापक महत्व को देखते हुए चीन ने दोस्तों वर्ष 2011 में इसके निर्यात व खनन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया। विश्व की हरित प्रौद्योगिकियों इसी मृदा पर निर्भर हैं, चीन को यह पता था। ठीक है, फिर देखिएगा कि चीन दोस्तों अकेले दुर्लभ मृदा धातु की वैश्विक आपूर्ति के 37% के लिए जिम्मेवार है। मिसाइल दोस्तों निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि में इसके व्यापक महत्व को देखते हुए चीन ने वर्ष 2011 में इसके निर्यात व खनन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया और विश्व की हरित जितनी भी प्रौद्योगिकियां हैं वह इसी मृदा पर निर्भर हैं। चीन को दोस्तों यह पता था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि चीन विश्व के कुल दुर्लभ मृदा का 95% से अधिक का उत्पादन करता और चीन का दोस्तों निर्णय इस धातु की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, फिर देखिएगा कि चीन दोस्तों विश्व के कुल दुर्लभ मृदा का 95% से अधिक का उत्पादन करता है और चीन का निर्णय इस धातु की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ाने के लिए किया गया है। फिर देखिएगा कि चीन दोस्तों विश्व के कुल दुर्लभ मृदा का 95% से अधिक का उत्पादन करता है और चीन का निर्णय इस धातु की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखें। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कि हमारे दुर्लभ मृदा के संदर्भ में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, याद रखिएगा, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर्स, रेज फाइंडर्स, नाइट विजन चश्मे, मोबाइल फोन, मैग्नेट स्टील, MRI, कॉन्ट्रास्ट एजेंट और फास्फोरस के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि दुर्लभ मृदा धातु दोस्तों विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर्स, रेज फाइंडर्स, नाइट विजन चश्मे, मोबाइल फोन, मैग्नेट स्टील, MRI, कॉन्ट्रास्ट एजेंट और फास्फोरस के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि वर्ष 2014 तक दोस्तों क्या दिया गया है कि वर्ष 2014 तक जो वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों या भंडारों के मामले में चीन हमारा, याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर था। उसके बाद क्रमशः ब्राजील 22,000 मीट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया 3200 मीट्रिक टन, भारत हमारा 3100 मीट्रिक टन, अमेरिका 1800 मीट्रिक टन और मलेशिया 30 मीट्रिक टन का स्थान था। ठीक है, फिर देखिएगा कि वर्ष 2014 तक वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों या भंडारों के मामले में चीन हमारा प्रथम स्थान पर था। उसके बाद क्रमशः दोस्तों क्या दिया गया है, उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील 22,000 क्या है, उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील हमारा 22,000 टन। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया 3200 मीट्रिक टन, फिर है हमारा भारत दोस्तों 3100 मीट्रिक टन, फिर है हमारा अमेरिका 1800 मीट्रिक टन और फिर है दोस्तों हमारा मलेशिया 30 मीट्रिक टन का स्थान था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे 2012 में पूछे गए हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2012 में पूछा गया दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए पढ़िए। कह रहा दोस्तों कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर से क्या कह रहा है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच कराने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि
उपभोक्ता दोस्तों यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो दोस्तों उसे उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से दोस्तों उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच कराने के लिए या करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। क्या है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि उपभोक्ता दोस्तों यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर से पढ़िएगा क्या कह रहा है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। कह रहा है हमारा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जबकि फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि भारत में दोस्तों उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। इस अधिनियम में दोस्तों उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जाँच के लिए नमूने लेने का अधिकार है, जिनकी दोस्तों उपभोक्ता मंच के माध्यम से यथोचित प्रयोगशाला में जाँच का प्रावधान। यदि उपभोक्ता इस मंच में अपनी शिकायत दर्ज करवाता तो उसको निश्चित कोर्ट फीस देनी होती है और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता। अतः कथन फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, किंतु कथन सेकंड हमारा बिल्कुल गलत है। फिर से पढ़ेंगे कि भारत में दोस्तों उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया और इस अधिनियम में दोस्तों उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना का प्रावधान। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच के लिए नमूने लेने का अधिकार है, जिनकी उपभोक्ता मंच के माध्यम से यथोचित प्रयोगशाला में जांच का भी प्रावधान है। यदि उपभोक्ता इस मंच में अपनी शिकायत दर्ज करवाता तो उसको निश्चित को दोस्तों फीस देनी होती है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता। अतः कथन फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, किंतु कथन सेकंड हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ेंगे 2012 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है 2012 में पूछा गया तीसरा प्रश्न। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों मूलतः हमारे क्या हैं, समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा इंक्लूसिव गवर्नेंस। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूलतः दोस्तों समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है, देखिएगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि सभी जिलों में दोस्तों प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना। थर्ड कह रहा है कि जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। फिर कह रहा है कि दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। ठीक है, फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। तो यह पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और थर्ड हमारा फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। तो तीनों ही पॉइंट हमारे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इस संदर्भ में हमारे याद रखिएगा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है,
ऑप्शन सी हमारा क्या होगा दोस्तों, इस संदर्भ में बिल्कुल सही होगा। एक बार और पढ़िएगा, देखिएगा क्या दिया गया है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों मूलतः हमारे समावेशी शासन यानी कि इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंग कहे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना, बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड कह रहा है कि जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, बिल्कुल सही दिया गया है। और फोर्थ कह रहा है कि दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे क्या दिया गया है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। समावेशी शासन दोस्तों क्या दिया गया है, इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में पढ़िएगा। देखिए कह रहा है हमारा कि समावेशी शासन के अंतर्गत दोस्तों सभी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता, ताकि दोस्तों उनकी समस्याओं को समझकर समाज के सबसे निचले तबके को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। समावेशी शासन की पहचान है इंक्लूसिव गवर्नेंस की। ठीक है, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में एक बार और पढ़िएगा कि समावेशी शासन के अंतर्गत दोस्तों सभी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता, ताकि उनकी समस्याओं को समझकर समाज के सबसे निचले तबके को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। समावेशी शासन की पहचान है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि समावेशी शासन के अंतर्गत सभी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता, ताकि उनकी समस्याओं को समझकर समाज के सबसे निचले तबके को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। समावेशी शासन की पहचान है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बस हमारे 2011 के प्रश्न बचे हुए हैं, और इसी के साथ यह पुस्तक हमारी दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और यह हमारा इस पुस्तक का लास्ट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वह है हम विविध और करंट से संबंधित प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा दोस्तों बहुत पास में आ चुकी है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए दोस्तों जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न तो नहीं रिपीट करते हैं, लेकिन दोस्तों प्रश्नों से संबंधित जो व्याख्या में फैक्ट दिए गए हैं वह जरूर दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों और व्याख्याओं की सहायता से दोस्तों आप आगामी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वह 2011 से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, और इसी को कवर करने के साथ ही यह पुस्तक हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि 2000 जो हमारी परीक्षा डेट है दोस्तों उससे पहले हम इस पुस्तक को पूरी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, और इसी के साथ हम पूरी तरीके से इस पुस्तक को आप लोगों को परीक्षा की डेट से पहले पूरी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग दोस्तों जितने भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग की परीक्षाओं की दृष्टि से साबित होंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों परीक्षाएं पास में है, लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और लगातार दोस्तों PYQ प्रश्नों को हल करते चलें, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तब तक लगातार पढ़ते रहें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें, और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत दोस्तों।